नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लगाव गहरा संसदीय क्षेत्र का दौरा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले चौरवा हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा है। राहुल के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। राहुल सड़क मार्ग होते हुए भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से उन्होंने जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की, ताकि संसद चुनने के बाद जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए। उसके बाद राहुल गांधी सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से भी मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की तारीफ की। उनसे उम्मीद है कि अग्निवीर योजना खत्म होगी। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा। हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की और शहीद अंशुमन सिंह के परिवारजनों से मुलाकात भी की। बता दें कि राहुल गांधी ये दूसरा दौरा है। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। हनुमान मंदिर में सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। शहीद परिवार को बंधाया ढांढस। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर राहुल गांधी ने मुलाकात की है। शहीद परिवार को बंधाया ढांढस। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? आज राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा रहा, साथ ही साथ उन्होंने शहीद परिवार से भी मुलाकात की है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली आज राहुल गांधी अपने एक दिल के दौरे पर आए थे, जहाँ पे उन्होंने रायबरेली के अपने गेस्ट हाउस पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने शहीद कैप्टन के परिजनों से भी मुलाकात की है। उसके बाद रायबरेली के जो जिला जो डॉक्टर हैं उनके डेलीगेशन भी मुलाकात किया, वकीलों का जो डेलीगेशन था उन्होंने मुलाकात किया। तो तमाम लोगों से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। जिसके बाद राहुल गांधी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है। उसके बाद वहां पे वृक्षारोपण किया गया। शहीद स्मारक की अगर बात करें तो शहीद स्मारक दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से रायबरेली में प्रसिद्ध है। वहाँ उसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के एम्स पहुंचे, जहाँ पे एम्स के ओपीडी में जो इलाज करा रहे लोग थे, हॉस्पिटल में भर्ती जो मरीज थे, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। साथ ही एम्स में चल रहे मरीजों से उन्होंने एम्स के पूरे मामले को लेकर के बातचीत की। साथ ही राहुल गांधी ने एक अनोखे अंदाज में आज रायबरेली में नजर आए हैं। रायबरेली से एक बच्ची एडमिट थी, उसके साथ राहुल गांधी ने लूडो भी खेला। तो कहीं ना कहीं आज रायबरेली में राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आज राहुल गांधी ने शहीद परिवार से भी रायबरेली में मुलाकात की है और एक दिवसीय अपने संसदीय दौरे पर रहे राहुल गांधी। और अब बात करेंगे हाथरस कांड में एक्शन अफसरसन। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन ने सिकंदरा मऊ, एसडीएम, सीओ व तहसीलदार सहित 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं। रिपोर्ट में खासतौर पर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समुचित जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम का मुख्य जिम्मेदार तो बताया ही जाता है, साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। हाथरस भगदड़ कांड में योगी सरकार का कड़ा एक्शन। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों पर गिरी गाज। एसडीएम, सीओ समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथरस कांड पर एक्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस कांड को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से 6 लोगों को निलंबित किया गया है। जी, हाथरस कांड हादसे के बाद में 6 लोगों को ये एक एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके बाद में उसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, जिनमें एसडीएम, सीओ, तहसीलदार के अलावा और भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं। इन सब पर निलंबन की कार्रवाई की गई। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि एसडीएम, सीओ समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया। हाथरस भगदड़ कांड में योगी सरकार का कड़ा एक्शन। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 6 लोगों को निलंबित किया गया है, एसडीएम, सीओ समेत। और अब बात करेंगे बाढ़, बारिश और हाहाकार। भारत का ज्यादातर क्षेत्र इस वक्त बाढ़ बारिश से घिरा हुआ है। कहीं बाढ़ ने तबाही मचा दी तो कहीं बारिश ने। बात करें भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण दर्जनों ट्रेनों को स्थगित करना पड़ा, जबकि कई अन्य को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में बारिश की आफत अभी टलने वाली नहीं है, जिससे आम जनजीवन थम सा गया है। हालात बता रहे हैं कि बारिश से फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया। बीएमसी ने अपनी सभी आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है और सलाह दी है कि वो घबराए नहीं और किसी भी सहायता के लिए बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से
1916 पर संपर्क कर सकते हैं। बात करें प्रयागराज की तो भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि यमुना नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा, लेकिन बाढ़ की आशंका की वजह से सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग का फ्लड डिपार्टमेंट हर 4 घंटे में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर माप रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। जैसे हरिद्वार बैराज से गंगा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल की पहाड़ियों में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं और राजस्व कर्मियों को भी तैनात किया है। बाढ़ के तैनात जिन गांवों को संपर्क से कट जाने का खतरा है, वहां राशन और दवाइयां भेजी जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आपदा कब थमेगी, कब आम जनजीवन अपनी पटरी पर वापस लौटेगा। और ये 2 तस्वीरें, एक जहां पर प्रयागराज में बढ़ा नदियों का जल स्तर, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, तो वहीं मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों का आवागमन जो है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और अब बात करेंगे रूस से संदेश, आगे बढ़ रहा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन मॉस्को में भारत वंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। आज दुनिया भारत का विकास देखकर आश्चर्यचकित है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। पीएम ने कहा, भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। पीएम ने कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं, उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर आया हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं। 2019 के बाद से मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद पहली और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है। ये मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंध को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। और अब बात करेंगे, पत्नी दारूबाज कर लिया बर्बाद। आगरा परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के झगड़े की वजह जानकर काउंसिलर भी चौंक गए। जहां पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती ही है, उसे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। ऐसे से तंग आकर पति पत्नी
को मायके छोड़कर आया। पति पत्नी के बीच इस मामले को सुनकर काउंसलर भी हैरान रह गए। जब दोनों पति पत्नियों की काउंसलिंग हुई तो दोनों के बीच मौके पर ही तकरार होने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे भी जबरदस्ती पिलाती है। अब मैं नहीं पी सकता, लेकिन फिर भी पत्नी जबरदस्ती करती है। पत्नी एक बार में 3 से 4 पैक पीती है। पति को शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि पत्नी ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। फिलहाल काउंसलर ने उन्हें अगली तारीख दी है। समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसे आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में एक अजीब मामला देखने को मिला, जहां एक पति पत्नी का विवाद था और जो जिस तरह से जो परिवार परामर्श केंद्र होते हैं, दोनों ही पक्षों में पहले समझौता कराया जाने की कोशिश चलती है। लेकिन यहाँ दोनों की जो काउंसलिंग हो रही थी, उनके जो मौके पर जो बात आई सामने, उसमें पति का आरोप है कि पत्नी रोज दारू पीती है और खुद भी पीती है और उसको भी जबरदस्ती पिलाने की बात कहती है। तो एक अजीबोगरीब यहाँ मामला देखने को मिला। फिलहाल उसमें कुल मिलाकर जो आरोप था जो युवती के ऊपर, उसमें कहा कि जबरदस्ती करती है, उसी के चलते मेरे से झगड़ा हुआ है। 2 महीने पहले ये सिकंदर की रहने वाली युवती है। 2 महीने पहले राजस्थान में शादी हुई थी और राजस्थान से ही पति को यहाँ पुलिस द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। फिलहाल दोनों ही लोगों को अगली तारीख दे दी गई है। समझौते का प्रयास यहाँ पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आगरा परिवार परामर्श केंद्र पहुंचे थे पति पत्नी, जहां पर फिलहाल समझौता कराने की कोशिश की जा रही। और अब बात करेंगे बदले की ठानी, आतंकियों को चेतावनी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल इस खबर के बाद से देवभूमि शोक में डूब गई। परिजन सदमे में हैं तो वहीं बलदानियों के घर गांव में मातम पसर गया। इस बीच रक्षा सचिव गिरधर अरमानी ने कड़े शब्दों में कहा कि 5 जवानों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इस हमले के पीछे की बुरी ताकतों को छोड़ेगा नहीं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सोमवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। हमले में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। ये जम्मू में 1 महीने के भीतर 5वां आतंकवादी हमला है। हर कोई हमले की निंदा कर रहा है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, हालात बड़े डिटेरेट हो रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है और यकायक चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति बनना ये भी एक चिंता का विषय है कि इतने बड़ी संख्या में आतंकवादी हाइडआउट्स बना करके बैठे हैं और वो सेना और जवानों पे हमले कर रहे हैं। और सरकार दावे करती थी कि जम्मू सूबा जो है आतंकवादियों से साफ हो गया है पिछले कई अरसे से, और लगातार जो वारदातें वो बताती हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इसलिए हम इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध हम मिलकर जंग लड़ेंगे, लेकिन सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह के गंभीर हालात क्यों हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर माचेडी किन्नली मल्हार रोड पर आतंकवादियों ने गश्ती दल की गाड़ियों पर ग्रेनेड से हमला किया और गोलीबारी की। ये वारदात सोमवार को दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। हमले के फौरन बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए।
आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तुरंत सेना के और जवानों को मौके पर भेजा गया। माना जाता है कि सीमा पार से आए आतंकवादियों की संख्या 3 थी और वे भारी हथियारों से लैस थे। सेना की गाड़ी में 10 लोग सवार थे। दोनों साइड से गोलियां चल रही थी, हमें गोली भी लग सकती, इसलिए हम दुकान से बाहर नहीं निकले। हम बाहर निकले लगातार दोनों तरफ से गोलियां कितनी देर चली? 6 बजे तक चलती रही, तकरीबन 5 बजे तक दोनों साइड चलती रही। उसके बाद को घंटा या पौना घंटा जो रुक रुक के जाती थी वो एक साइड ही चलती थी। तो डर लग रहा है? डर लग रहा, हम कांपते थे अंदर, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद JEM के सहयोगी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। 12 और 13 जून को भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। उस समय 2 आतंकवादी मारे गए थे और CRPF का एक जवान शहीद हुआ था। कठुआ जिले में 1 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और बॉटम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K-News इंडिया उसका। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का सारथी।